सोनू एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 25 वर्षीय युवा था। वह अपने सरल स्वभाव और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर था, लेकिन हाल ही में पूरे गांव में उसकी शादी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने 60 वर्ष की महिला से विवाह किया था। गांव में लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे कि यह शादी असामान्य क्यों है। कुछ कहते कि सोनू लालच में फंसा है, तो कुछ मानते कि वहां कोई गहरा राज छिपा है। यहां तक कि उसके दोस्तों को भी शक होने लगा। मैं समझ सकता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे भी कई बार शक होता है कि मैंने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन मैं मजबूर था। मुझ पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थीं जिनसे बचना मेरे लिए संभव नहीं था। गांव वालों की बातें सुनकर सोनू के मित्र रघुनंदन ने सच्चाई जानने की ठान ली। उसे यकीन था कि इस शादी के पीछे कोई गहरा कारण है जिसे कोई नहीं देख पा रहा। वह सीधे सोनू से मिलने का फैसला करता है। सोनू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने यह अजीब फैसला क्यों लिया। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और मैं भी बहुत परेशान हूं। क्या तुम मुझे खुलकर नहीं बता सकते कि असल मसला क्या है? रघुनंदन, मैं जानता हूं सबको यह कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी मजबूरियां ऐसी थीं कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मेरे पिता के गुजरने के बाद कुछ खास पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक से मुझ पर आन पड़ी थी। दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हुए घर के अंदर पहुंच गए। वहां दरवाजे पर खड़ी मिली उस 60 वर्षीय महिला, जो दूर से देखकर भी गहरी सोच में डूबी प्रतीत हो रही थी। रघुनंदन को उसे देखकर एक अजीब एहसास हुआ। आइए रघुनंदन बेटा, घर में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि ये सब कितना असामान्य लगता होगा, लेकिन कई बार जीवन में हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनके पीछे कोई नेक मकसद छिपा रहता है। विमला की आवाज में अजीब सी शांति थी, जो उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपे अनुभवों को बयान कर रही थी। रघुनंदन को लगा कि यह कोई साधारण पारिवारिक सौदा नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं एक बड़ा रहस्य अवश्य छिपा है। मैं बड़ी उलझन में हूँ विमला जी। सच कहूँ तो पूरे गांव का माहौल ही बदल चुका है और हर तरफ से तरह तरह की बातें कानों में पड़ रही हैं। आप लोग आखिर क्या छिपा रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? बेटा, छिपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। सोनू मेरे लिए सिर्फ एक दामाद की तरह ही नहीं, बल्कि परिवार के सबसे प्यारे सदस्य की तरह है। उसकी परेशानियों ने मुझे भी अंदर तक तोड़ दिया है। यह सुनते ही रघुनंदन के मन में और भी सवाल उमड़ने लगे कि आखिर दामाद शब्द का क्या अर्थ है। वह सोच में पड़ गया कि कहीं यह शादी वास्तविक ही ना हो, या फिर कोई अनोखा समझौता हो जिसने सबको भ्रम में डाल रखा है। रघुनंदन, सच पूछो तो मैं खुद भी कई रातों से सो नहीं पाया। मुझे महसूस होता है कि मैंने कोई बड़ा पाप किया है, लेकिन परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि यही एक रास्ता दिखाई दिया। मुझे बस दुआ है कि तुम मेरा साथ दो। सोनू की आंखों में गहरा दर्द था। वहीं विमला के चेहरे पर अजीब सी चिंता उभर आई। घर के उस शांत माहौल में भी एक अनकही बेचैनी गूंज रही थी, मानो हर कोने से कोई रहस्य बाहर आने को मचल रहा हो। सोनू, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। तुमने मुझे अपना मित्र कहा है तो हर बात खुलकर बताओ। मैं अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन यह हालत देखकर मेरा भी दिमाग उलझ रहा है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर सच्चाई ये है कि सोनू मेरा पति नहीं है, बल्कि सोनू मेरा दामाद है, और हम दोनों ने बहुत मजबूरी में अपनी संपत्ति और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए यह किया है। रघुनंदन को कुछ कुछ समझ आने लगा था, पर अभी भी कहानी अधूरी थी। उसे महसूस हुआ कि यह शादी किसी गुप्त मकसद को पूरा करने के लिए हुई है, लेकिन वह ठोस सबूत या सटीक जवाब चाहता था जिससे हर संदेह दूर हो सके। सच्चाई यह है कि मेरे पति के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। उन्होंने सभी संपत्ति मेरी बेटी के नाम कर दी। मेरी बेटी का नाम प्रिया था। वह सोनू से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने सारी संपत्ति अपने नाम और मेरी बेटी के नाम रखा था।
परंतु उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखे से मार दिया और मेरी बेटी को भी मार दिया, जिससे सोनू शादी करने वाला था। इतना सुनते ही रघुनंदन के होश उड़ गए, क्योंकि यह बात उसके कल्पना से परे थी। क्या किसी जमीन या पैतृक हक की लड़ाई के लिए यह दिखावटी शादी रचाई गई थी? उसके मन में कई नए सवाल उठने लगे। परंतु मेरे ससुर ने कंपनी के सारे शेयर और हिस्से अपनी पत्नी के नाम कर दिए थे, लेकिन पत्नी यानी मेरी सास का कोई भी वारिस नहीं बचा था। इसलिए अंत में जितनी भी संपत्ति थी उनके पार्टनर को ही चली जाती। सोनू की बातें सुनकर रघुनंदन का गुस्सा अब कुछ हद तक हमदर्दी में बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि इस परिवार के सामने कितनी विषम परिस्थिति थी, जिसमें एक युवा और एक बुजुर्ग को इस तरह का समझौता करना पड़ा। मेरी सासू माँ यह जानती थी, इस तरह उनके पार्टनर की जीत होती और वह उनके पति को करने के बाद भी फायदे में रहता। इस चीज से बचने के लिए इन्होंने मुझसे शादी कर ली, ताकि सारी संपत्ति का वारिस अब मैं बन जाऊं। तो क्या ये शादी सिर्फ एक कानूनी दांव-पेंच भर है? सोनू, तुम्हें लगा ही नहीं कि इस सब से तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी भावनाएं और भविष्य सब दांव पर लग जाएंगे? तुम कैसे जीवन भर इस बोझ को संभालोगे? मुझे दिन रात इसी बात का डर सताता है। मैंने सोचा था कि यह व्यवस्था कुछ ही महीनों की होगी और फिर अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मगर अब हर दिन डर बढ़ता जा रहा है। इस पर विमला ने भी आह भरी और अपनी पीड़ा बताने लगी कि कैसे समाज उन पर उंगलियां उठा रहा है। लोग ताने देते हैं, कहते हैं कि वह लालची है या किसी काली ताकत की भागीदार है। ये सब उन्हें भी बेहद दुखी कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस उम्र में इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, मगर मैंने सोनू को एक वचन दिया है और उसे पूरा करना ही मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपने स्वाभिमान से ज़्यादा उसकी भलाई प्यारी है। सोनू ने मेरी बेटी से सच्चा प्यार किया है और मैं इसे अपने बेटे के जैसे मानती हूँ। रघुनंदन ने महसूस किया कि दोनों का रिश्ता शादी से ज्यादा एक समझौता लग रहा है, जिसमें आत्मीयता कम और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है। अब वह इस उलझन को सुलझाने के लिए कुछ ठोस करना चाहता था। सुनो सोनू, मुझे लगता है कि हमें किसी अच्छे वकील से परामर्श लेना चाहिए। हम लोग अदालत में एक मजबूत दलील पेश कर सकते हैं, जिससे इस झूठे विवाह की जरूरत ही खत्म हो जाए। मैंने शहर में एक नामी वकील का नाम सुना है। सोनू और विमला ने रघुनंदन के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस समस्या से बाहर निकलने का यही एक रास्ता बचा है, जिसमें सच को सामने लाया जा सके और कानूनी लड़ाई को सही दिशा दी जा सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रघुनंदन। मुझे अब डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह बोझ मुझसे और सहा नहीं जा रहा। अगर हम सब साथ रहें तो शायद हम सचमुच अपनी जमीन भी बचा लेंगे और सम्मान भी। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। मुझे अपनी जिंदगी का कोई अफसोस नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर वकील से बात करके हम इस उलझन से निकल सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा। अगले ही दिन तीनों शहर के प्रसिद्ध वकील भुवन मिश्र से मिलने निकले। वकील के दफ्तर में बैठकर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें जमीन का विवाद और इस अजीब विवाह का सच भी शामिल था। भुवन मिश्र गंभीरता से सब सुनते रहे। आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। पहली नजर में मामला पेचीदा तो है, लेकिन इसके कानूनी उपाय जरूर मौजूद हैं। हमें बस ये साबित करना होगा कि ये विवाह जबरदस्ती या किसी शर्त के दबाव में हुआ है, न कि वास्तविक इच्छा से। वकील की बात सुनकर सोनू के चेहरे पर हल्की राहत दिखी। उसे लगा कि अब शायद इस बंधन से मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि विमला ने थोड़ा संकोच जताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक विरासत दांव पर न लग जाए। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए और हम दोनों को आजादी मिले, पर यह भी डर है कि अगर विरोधी पक्ष कोई और चाल चल दे तो क्या होगा। मैं अब और गलतफहमियों में फंसना नहीं चाहता, लेकिन न्याय पाना भी जरूरी है। आपको हिम्मत रखनी होगी।
सोनू, मैं आपकी तरफ से अदालत में यह तथ्य रखूंगा कि यह विवाह परिस्थितियों के दबाव में किया गया, वास्तविक दाम्पत्य संबंध नहीं है। साथ ही जमीन के मामले में भी पुराने कागजात और गवाहियों की तलाश करनी होगी। मैं कंपनी के सारे कागजों को जताता हूं और आप लोगों की फाइल तैयार करता हूं। देखना, जीत आपकी ही होगी। वकील के आश्वासन ने सबके मन में थोड़ी उम्मीद जगाई। अब लग रहा था कि अदालत के सामने सच रखने का समय आ गया है और इस नाटक को बंद करने का मौका भी। सोनू, विमला और रघुनंदन ने मिलकर सभी जरूरी कागज तैयार किए। मैं बहुत खुश हूं कि आखिर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कल कोर्ट में हमें मजबूती से पेश होना होगा और मुझे यकीन है कि सच की जीत होगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सोनू। अगले दिन अदालत में सबकी सांसें थमी हुई थीं। विरोधी पक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन भुवन मिश्र ने तमाम दलीलें पेश कर दी और कागजात में साफ लिखा था कि विमला देवी और उसके पति कंपनी के 80% शेयर के मालिक होंगे। माय लॉर्ड, यह स्पष्ट है कि यह विवाह केवल पारिवारिक और कानूनी दबाव की वजह से हुआ। वास्तविकता यह है कि विमला देवी और सोनू एक दूसरे के कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं और अब दोनों ही इस कंपनी के असली मालिक हैं। काफी जिरा और सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कंपनी का मालिकाना हक सोनू के पक्ष में तय हुआ और इस कथित विवाह को कानूनी रूप से घोषित कर दिया गया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। भगवान का शुक्र है, अब आखिरकार हम इस बोझ से मुक्त हो गए। विमला जी, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। मैं वादा करता हूं, मैं आपकी सेवा बेटे की तरह करता रहूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर हमेशा भरोसा रहा है बेटा। शादी का ये नाटक भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा दिल का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में कुछ मदद कर पाई। अदालत से बाहर निकलते ही रघुनंदन ने सोनू और विमला को गले लगा लिया। तीनों ने राहत की सांस ली, मानो किसी बड़े तूफान से बाहर निकल आए हों। गांव वालों के मन में भी धीरे धीरे सारा सच उजागर होने लगा। देख लो भाई, अंत भला तो सब भला। अब ना ही कोई अफवाह बचेगी, ना ही इस बेवजह के संदेह का बोझ। मैं आशा करता हूं कि तुम दोनों अपने अपने जीवन को नए सिरे से आगे बढ़ा सकोगे और खुश रहोगे। और इस तरह 25 साल के सोनू की 60 साल की पत्नी वाली अनोखी कहानी अपने अंजाम पर पहुंच गई। तमाम मुश्किलों और भावनात्मक उथल पुथल के बाद आखिरकार सच की जीत हुई और रिश्तों का सम्मान बना रहा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।